Good morning, everyone. Today we are going to start our political science class for standard 10th. So, friends, our lecture is going to be in two language. One in English. The reason for English is you are going to write your exam in English, and second language would be Hindi to make you people understand the concept clearly. So, before starting our class, my one request to all my friends is have a textbook in your hand and please jot down the points which are written on slide. The only reason behind that is you will get the key points which you have to quote in your answer writing sheet. This and you have to underline those keywords. So this way you will make the burden or reduce the burden of paper checker. This way he might be impressed with your answer and he might give you good score. दोस्तों आपको क्या करना है, आपका टेक्स्ट बुक आपके पास रखना है और जो भी पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं उन्हें आपको अंडरलाइन करना है. इससे ये होगा दोस्तों कि आपका जो एग्जामिनर होगा वो एग्जाम पेपर चेक करते वक्त आपको ज़्यादा मार्क्स दे और ये समझे कि आपने पढ़ा है और आपको चीज़ें समझ में आई हैं. आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है. इससे आप एग्जामिनर का काम आसान करेंगे और शायद आपको गुड मार्क्स मिले. सो फ्रेंड्स, जो हम क्लास शुरू करने वाले हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा. यहाँ पे जो साइड में आप देख रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारा संविधान है उसका ये कवर पेज है. So, introduction. First I will read every points, then I will make you understand the points. The Indian Constitution has declared its objective to establish a secular, democratic and republic. सेक्युलर बेसिकली दोस्तों ये होता है कि आप किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करते हो. जिस तरह नेपाल बुद्धिज्म को सपोर्ट करता है और हिंदुज्म का पार्ट है, पाकिस्तान इस्लाम को सपोर्ट करता है, वो इस्लाम धर्म मतलब इस्लाम धर्म को सपोर्ट करता है, उस तरह म्यांमार बुद्धिस्ट धर्म को सपोर्ट करता है. हम हिंदुस्तानी इंडियंस वी आर सेक्युलर गवर्नमेंट, हम सेक्युलर हैं, हम सब धर्म को इक्वली ट्रीट करते हैं हमारे देश में. डेमोक्रेसी, ये मैं आप लोगों को धीरे धीरे आगे चैप्टर्स में इसके बारे में बहुत कुछ बताया है, मैं वहां समझाऊंगा आपको. रिपब्लिक दोस्तों ये होता है कि आप अपना लीडर खुद चूज करते हो. आपके पास राइट होता है, वोट करते हो, इलेक्ट करते हो और लीडर इलेक्ट होता है. ये नहीं कि कोई भी मोनार्की है मतलब कि राजा फिर उसका बेटा हमें राज करेगा. हमारे इंडिया में ये चीजें नहीं है. Extremely important to ensure that citizens get justice and sorry for that and their freedom is protected. Progressive development, social based on social justice, equality will be established. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, सिटीजन के साथ जस्टिस होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, फ्रीडम, उनका जो फ्रीडम है प्रोटेक्ट होना चाहिए. प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, सोशल बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, मतलब हमारे संविधान ने एकता की तरफ काफी ध्यान दिया है, यूनिटी और इक्वालिटी की तरफ. इस हर इंसान को इक्वली ट्रीट करना है, उसकी डिग्निटी को हमें हार्म नहीं करना है. डिग्निटी मतलब कि हमें उसे नीचा नहीं दिखाना. सोशल जस्टिस मतलब कि जिस तरह कास्ट में जेंडर कलर को, जिस तरह यूएस में भी चल रहा है ब्लैक एंड व्हाइट को लेके प्रॉब्लम है, रेसिज्म बोलते हैं जिसे, वो हमारे देश में हम नहीं करेंगे. हमारा संविधान हमें ये कहता है. दोस्तों हमें इंडिपेंडेंस मिला था 1947 को मिला था 15 अगस्त को, जैसे हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं. लेकिन दोस्तों हमने 3 साल लिए हमारा संविधान तैयार होने के लिए और हमने संविधान को अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950, जिसे 26 जनवरी रिपब्लिक डे भी कहा जाता है. तो आप लोगों को शायद से डाउट क्लियर हो गया रहेगा इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे के बीच वाला. हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था हमने खुद, हमें दिया था। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज देखोगे तो प्रियम्बल से लिखा हुआ है, उसमें लिखा है वी द पीपल, मतलब हम हमें हमारा संविधान खुद को गिफ्ट करते हैं। द ग्रेट पर्सनैलिटी फ्रॉम द हिस्ट्री, जिन्होंने हमारा संविधान लिखने में बहुत बड़ा योगदान दिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये उनकी फोटो है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों बहुत बड़ा योगदान दिया है। सो बेसिकली आज का लेक्चर जो है, प्राइमरी फोकस एरिया जो है डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस और जुडिशियल सिस्टम में, ये पूरे चैप्टर का। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बेसिकली दोस्तों होती है पॉलिटिकल मैच्योरिटी। मैं आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ के दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ। रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर इज टू इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी in actual practice. India people have direct representative in parliament, state legislature and local government. Free and fair election indicate successful democracy. Increased participation of people in political process and political competition. दोस्तों डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी होती है। क्या होता है दोस्तों, अगर आप दूसरे कंट्रीज की तरफ देखो, हमारा सबसे प्रिय मित्र चाइना, अगर हम इनकी तरफ देखें तो डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही, एक ही आदमी का दिमाग चलेगा और वही सोचेगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस फ्रेंड्स। तो एक ही आदमी का दिमाग चलेगा, जिस तरह चाइना में चीजें होती हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज करते हैं, हमारे लीडर को हम खुद चूज करते हैं, हम उसे खुद वोट देते हैं और वो एमपी एमएलए बन के फिर धीरे धीरे प्रधानमंत्री बनते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, किसी का दबाव नहीं, फ्रीली फेयरली, फ्री मतलब चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं, और हर इंसान को जो अडल्ट है उसे हक है वोट करने का। इंडिकेट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। हमारे आपको ये जानने में ताजुब हुआ कि हमारे इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल प्रोसेस। बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से और पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट बनते हैं। जैसे स्मृति ईरानी है, शी वॉज एक्ट्रेस, वो आज कैबिनेट मिनिस्टर है हमारी। उसी तरह और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो जैसे एक रविशंकर जी हैं, वो उनका बैकग्राउंड अलग है। राइट टू वोट, जिस तरह मैंने आपको बोला कि आपके पास एक राइट होगा, राइट टू वोट, अडल्ट वोट करते हैं। प्री इंडिपेंडेंस के पहले हमें ये हक नहीं था। जिस तरह ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए, उन्होंने हमें एक लॉलीपॉप दिया ये बोल के कि आप लोग भी अपना इलेक्शन प्रोसेस कीजिए, ये कीजिए, लेकिन उन्होंने उसमें क्राइटेरिया रखा था। वो क्या समझते थे कि पढ़े लिखे लोगों को ही हक है वोट करने का, जो अनपढ़ लोग होते हैं वो जाहिल गवार होता है, उनको वोट करने का हक नहीं होता, उनके पास समझ नहीं होती, उनके पास दिमाग नहीं होता। लेकिन जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ तो हमने बोला हम ये नहीं रखेंगे क्राइटेरिया, हम हर इंसान जो भारत का नागरिक है उसे हक है वोट करने का। उसका एज होना चाहिए 21 और फीमेल्स के लिए है 18। मैं आपको जिस तरह बताया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। पार्टी टू कम्पीट इन पॉलिटिकल स्पीयर, जिस तरह क्या होता है दोस्तों ना, अलग अलग पार्टियां भी आती है, वो कंटेस्ट कर सकती है इलेक्शन। बेस्ट एग्जांपल आपको अगर मैं दूं तो केजरीवाल जी का, वो खुद एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर थे, गवर्नमेंट सर्विस के बैकग्राउंड से थे, लेकिन उन्होंने खुद की पार्टी आम आदमी पार्टी शुरू की, बहुत सारे लोगों से जुड़े, और दिल्ली में आज वो इस तरह से अपनी पार्टी को रूल कर रहे हैं वहां पे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, देखो दोस्तों कैसा होता है ना, हमारे इंडिया में हमें कैसे कहते हैं कि इंडिया में जो जिस तरह आप साइड में देख रहे हो एक पिक्चर है, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए सेंट्रलाइजेशन जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको कि एक बंदे का रूल होगा, वो सबको गाइड करेगा, वही सबको बोलेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली क्या होगा, हर इंसान एक दूसरे को कनेक्टेड है। देखो ह्यूमन बींग की तरह हम सब जो ह्यूमन बींग है, हम सब एक दूसरे को कनेक्टेड है, ठीक है। अगर हम सबको कनेक्टेड मिलजुल के काम करें, जिस तरह अभी कोरोना पैंडेमिक चल रही, लेकिन हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, नेता हैं, सब मिलजुल के अपना काम कर रहे हैं और हम इस तरह लड़ पा रहे हैं इस पैंडेमिक बीमारी से। और एक तरह हमारी जीत ही हो रही है क्योंकि हमारे डेथ रेट्स काफी कम है। उस तरह डिसेंट्रलाइजेशन हमारा है पावर इन सेंटर टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट।
सेंटर के पास ज्यादा पावर है, सेंट्रल मतलब जो दिल्ली में गवर्नमेंट है, सेंट्रल पावर, उसके पास ज्यादा पावर है कंट्रोल मिस। हाँ, तो कैसा होता है, अभी कभी कभी कैसा होता है, पावर का ना एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ग्रेट पावर कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो पावर आपके हाथ में आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। उस तरह कभी कभी क्या होता है, पावर का कोई लोग मिस यूज भी करते हैं। तो इस तरह चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो जिस तरह आप बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा आगे के चैप्टर्स में कि किस तरह हम पावर का चेक एंड बैलेंस रखते हैं। सेल्फ गवर्नमेंट मेक जेन्युइन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट बेसिकली कभी कभी कैसा होता है ना दोस्तों, अभी सोसाइटी में कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, गांव में पंचायत होती है, तो वहाँ सेल्फ गवर्नमेंट तो लोग खुद को गवर्न करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन भी हम खुद ही ढूंढ लेंगे। एक तरह सेल्फ गवर्नमेंट। तो इम्पोर्टेंट अटेम्प्ट हुआ था 73 और 74 आर्टिकल, ये लिखना जरूरी है, याद रखना जरूरी है, अपने आंसर में से कोट करना जरूरी है। gave us local government and also increase their power। ये अमेंडमेंट ने हमें लोकल गवर्नमेंट दिया और उसके पावर को भी इंक्रीज किया, उसका पावर का ज्यूरिडिक्शन बढ़ाया, मतलब पावर की पहुंच बढ़ाई। और क्या किया, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन की कि कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना हो, धांधली एक तरह की ना हो, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे। After 2000, the whole approach of democratic reform has changed। 2000 का दोस्तों बेसिकली क्या हुआ, गवर्नमेंट थोड़ी और एनलाइटन हुई, उन्होंने और चेंजेस किया। राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में मैं बेहतरीन तरीके से आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा अगले वीडियो में, किस तरह राइट टू इंफॉर्मेशन इंडिया में आया, किस तरह लोगों ने हमें समझा कि हमारा भी हक बनता है गवर्नमेंट के चीज़ों को जानने का। राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे का हक है पढ़ाई लिखाई करना। 14 ईयर्स तक एजुकेशन फ्री करवाया, एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे कहते हैं, 14 10th तक की, 14 तक की एजुकेशन फ्री है। फूड सिक्योरिटी, खाने की किल्लत नहीं होनी चाहिए, लोगों ने खाने के कारण से मरना नहीं चाहिए, फूड सिक्योरिटी में हैज। इन चीज़ों ने हमारे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है। थैंक यू फ्रेंड्स। हमेशा की तरह एक वीडियो के एंड में एक छोटा सा कोट दूंगा, द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू बी हैप्पी। ये दलाई लामा जी का कोट है, एंड पर्पस ऑफ लाइफ शुड बी हैप्पी, शुड बी हैप्पी। तो इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इन चीज़ों को ध्यान में रखे हुए इन चीज़ों को ध्यान दिया है कि हमारा जो एंड पर्पस होना चाहिए हम इंडियन सिटीजन का, वो होना चाहिए हैप्पी रहना। थैंक यू।